एक महिला कब सशक्त यानी एम्पावर्ड होती है? जब वो सुरक्षित, सम्मानित और स्वस्थ रहे। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से दिए अपने पहले भाषण में महिलाओं को आगे रखने की बात कही थी। आज 12 साल बाद देश में महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं, देश में विकास का नेतृत्व भी कर रही हैं। नारी शक्ति और सरकार की प्राथमिकताओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारी खास मेहमान मंच पर है। बहुत शुक्रिया आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर और इस मौके के लिए वक्त निकाला है अनुप्रिया जी। अब सरकार का विजन, सीधे आपके मंत्रालय पर आती हूँ, सरकार का विजन रहा सिक केयर से वेलनेस की तरफ जाना, और इन 12 सालों में आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है आपके मंत्रालय ने। तो इस पैराडाइम शिफ्ट में जो बीच का फोकल पॉइंट रहा, उसकी रणनीति आपकी क्या रही कि आप लोगों ने इतने कम वक्त में इतना सब कुछ अचीव किया? देखिए, आपने सही कहा, सिक केयर टू वेलनेस। पहले जब देश में स्वास्थ्य की बात होती थी तो हमारी अप्रोच, हमारा फोकस रहता था कि बीमार व्यक्ति को ठीक कर देना है। लेकिन अब हमने अपने इस पर्सपेक्टिव को चेंज किया है और हमारी जब नई स्वास्थ्य नीति आई तो हमने कहा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की बात करेंगे। तो अब हम प्रिवेंटिव की बात भी करते हैं, प्रोमोटिव की बात भी करते हैं, क्यूरेटिव यानी उपचार, और उसके आगे हम रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव की बात भी करते हैं। तो सिक केयर से वेलनेस की जो ये यात्रा है, इसमें बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इसलिए जो हमारे प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है, जो टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जितना भी हमारा स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत भी करना है। जो हमारी जनता जिसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो भी हमने उपलब्ध कराना है। जन औषधि केंद्र या अमृत फार्मेसी जैसे जो हमारे प्रयोग हैं उसके ज़रिए सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करानी है। तो कुल मिलाकर सरकार का जो खर्च है स्वास्थ्य के ऊपर वो लगातार बढ़ रहा है और आम आदमी की जेब से होने वाला खर्च घट रहा है। हमारे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां अब हम एक 12 सर्विसेज का पैकेज देते हैं। इसके साथ ही जो हमारे पीएम अभीम एक योजना है, उसके तहत हम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं या जो हमारे बड़े अस्पताल हैं, उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको हम ठीक भी कर रहे हैं, ताकि आने वाली किसी भी भविष्य की चुनौती के लिए हम तैयार हों। इसके साथ ही देश के अंदर मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने बढ़ाया है और नए एम्स भी बनाए हैं। तो एक ये पूरी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर जिसे हम कहते हैं वो हमारे देश के अंदर सुनिश्चित हो और देश के हर नागरिक को हम क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है वो सुनिश्चित कर सकें। तो ऐसे में जब आप लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है तो अगले टारगेट की भी बात हो जाए। आयुष्मान भारत अब देशव्यापी है, पश्चिम बंगाल आखिरी वो राज्य था जो अब इससे जुड़ चुका है। तो अगला माइलस्टोन आपके लिए क्या होगा? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि एक अकेला राज्य देश का बचा था, पश्चिम बंगाल, जहाँ पे इसके दायरे में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग आ सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं आ पाए थे। पर अब जैसे सरकार का परिवर्तन हुआ तो हमने इस योजना को वहाँ लागू कर दिया। तो अब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पश्चिम बंगाल के हैं उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। और बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत हैं। वहाँ के कई लोग कई ज़िलों के, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ से लोग देश के दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक नेशनल पोर्टेबिलिटी फीचर है, तो बंगाल का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में 36,000 प्लस जो हमारे एम्पैनल्ड अस्पताल है उसमें अगर वो इलाज लेना चाहे तो वो ले सकता है। और इसके साथ ही क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अब बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं जो एम्पैनल होंगे, तो उस पूरे रीजन को अगर हम देखें, जो ईस्टर्न रीजन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, हमारे आयुष्मान भारत का जो बेनिफिशियरी बेस है वो आज लगभग 62 करोड़ से अधिक हो गया। बंगाल की जनसंख्या जुड़ने के बाद 15.5 करोड़ लोग उसी क्षेत्र के हैं। तो उनके लिए भी पश्चिम बंगाल में जितने अस्पताल हैं, आसपास के इलाकों के लोगों के लिए भी वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अब मिल सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है हेल्थ प्रोटेक्शन देने की दृष्टि से, कि लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर, जो उनको गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक 5 लाख का सुरक्षा कवच चाहिए था, वो आज इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लोगों को मिल रहा है। अब मैं
आपके मंत्रालय से महिलाओं को जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हमारे सेशन का नाम नारी शक्ति है। आप 2014 का मैंने जिक्र किया जब अपने इंट्रो में, जब प्रधानमंत्री ने अपना पहला भाषण दिया था, उन्होंने महिलाओं की गरिमा को स्वच्छ मिशन से जोड़ा था और एक तरह से नींव पड़ी। चाहे शौचालय हो, चाहे तमाम योजनाएं हो, जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला का योजना हो, ये तमाम योजनाएं महिलाओं से जुड़ी और एक तरह से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी प्रेरित किया इन योजनाओं ने। तो ऐसे में एक महिला की उड़ान जो है, जिसके सपनों की उड़ान तभी संभव है जब वो स्वस्थ रहे, और ये आधार बन रही हैं उन महिलाओं के लिए जो तमाम इनिशिएटिव ले रही हैं और नेतृत्व कर रही हैं आर्थिक विकास के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। हम हमेशा से सुनते आए हैं पहला सुख निरोगी काया, और हमारे सरकार में हमारे मंत्रालय के तहत हमने एक स्लोगन दिया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। और महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, ये हमारे मंत्रालय की और हमारे सरकार की प्राथमिकता है। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर शौचालय की बात की, स्वच्छता की बात की, और उसे नारी गरिमा और सम्मान से जोड़ा। लेकिन मैं इसके एक कदम आगे जाकर कहूँगी कि करोड़ों शौचालय जो हमने बनाए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, गरिमा, सम्मान, सुरक्षा के साथ साथ नारी के बेहतर स्वास्थ्य का ये शौचालय आधार बने हैं। आज आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ। हम अगर एक ऐसी यात्रा पे निकल जाएं कि हमें पता है कि बहुत दूर तक हमें कोई शौचालय नहीं मिलना है, तो हम क्या करते हैं, ये पानी हम कम पिएंगे, कोई भी फ्लूइड इनटेक हम कम कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में देश की करोड़ों महिलाएं न जाने कितने पीढ़ियों से जी रही थीं, उनके पास अपना एक टॉयलेट नहीं है और वो यूरिन के अर्ज को विदहोल्ड करती हैं, बहुत सारा यूरोलॉजिकल रिस्क होता है, या अगर वो ऐसी गंदी सेटिंग्स में गई जहाँ पे उनको अपने आप को रिलीव करना पड़ रहा है, तो बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्याएं होती थी। लेकिन अब उनके पास अपना एक टॉयलेट है, अपना शौचालय है, तो अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपना एक सम्मान है, अपनी एक प्राइवेसी है। और उसके साथ ये हमारे जल जीवन मिशन के तहत जो हमने हर घर नल पहुँचाया, उससे भी अब ये जो हमारे एफर्ट्स हैं ये बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं। और बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि इससे जो एक हेल्थ के रिस्क थे, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज हो जाती थी, उनसे भी उनका बचाव हुआ है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। तो स्वच्छता, टॉयलेट, ये एक बहुत बड़ा बदलाव स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं के जीवन में लेकर आया है। जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके मंत्रालय से भी जुड़ता है, जो इन दिनों सुर्खियों में है, जो एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके मंत्रालय से जुड़ता है, वो ये कि जो हाल में एक रिपोर्ट आई, क्योंकि मैं वक्त कम है, मैं जल्दी जल्दी सारे सवालों का जवाब आपसे चाह रही हूँ। फर्टिलिटी रेट की गिरावट दर्ज हुई है, इसको लेकर तमाम जानकारों ने चिंता भी जताई है। इस वक्त सरकार इस बारे में क्या सोच रही है? इस वक्त सरकार के लिए क्या ये एक चिंता का सबब है जो फर्टिलिटी रेट की रिपोर्ट आई जिसमें गिरावट दर्ज हो रही है? देखिए, TFR को लेकर हमारी सोच स्पष्ट थी कि हमें 2.1 का जो TFR है वो देश के लिए प्राप्त करना है। तो बहुत सारे राज्यों ने इसको प्राप्त किया, बहुत सारे राज्यों ने जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हमारे मेजर्स थे उनको अडॉप्ट करके वो इससे थोड़ा कम भी चला गया। अभी भी कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो हमारा TFR है वो 2.1 से ज़्यादा है। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि हमारी जो प्राथमिकता है मंत्रालय में वो एक महिला का बेहतर स्वास्थ्य है। तो मैटरनल हेल्थ की सुविधाएं कैसे मिले, माँ कैसे स्वस्थ हो, बच्चा कैसे स्वस्थ हो, सेफ डिलीवरी कैसे इंश्योर हो, और जो स्पेसिंग है बिटवीन बर्थ ऑफ 2 चिल्ड्रन वो कैसे इंश्योर हो, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम हमारा मंत्रालय चला रहा है। और फैमिली का साइज ये वॉलंटरी होता है, इसमें सरकार कोई नियम नहीं बना सकती, लेकिन हमारी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो स्वस्थ रहें, और उसके लिए एक पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं उल्लेख करूंगी तो बहुत समय जाएगा, लेकिन उसके नतीजे ये देखने को मिले कि आज अभी हमारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है तो आप देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारे बढ़ गए हैं, या जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं महिलाओं के वो भी बढ़ गए हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी महिलाओं का एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए उस प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है, और 4 मिनिमम ANCs महिलाओं को मिले वो परसेंटेज भी बढ़ गया है।
तो ये जो हमारे तमाम प्रयास चले हैं, इसके बहुत सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। बिल्कुल, और आप क्योंकि मंच पर हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे ये एहसास है कि सभी जो यहाँ पर मौजूद है और हमारे टीवी के दर्शक हैं वो आपसे भी समझना चाहेंगे कि आप इसके लिए कितनी तैयारी करें। तो इस बार क्या मुकाबला एनडीए वर्सेस पीडीए होने वाला है, सीधा मुकाबला? देखिए, मुकाबला तो मैं कहूँ तो है ही नहीं। सही मायने में एनडीए की सरकार के जो काम रहे हैं, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजनाएं जिस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, 2 बार 2017 में 2022 में एनडीए को शानदार जीत मिली है। और मैं आज आपके चैनल पे कह के जा रही हूँ कि जो हमारा 2027 का चुनाव है उसमें भी एनडीए धमाकेदार ढंग से जीतने जा रहा है और तीसरी बार एनडीए की हैट्रिक बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। मुकाबला शायद आपके टीवी चैनलों पे जरूर दिखाई पड़े, लेकिन जमीन पर मुकाबला नहीं। अनुप्रिया जी, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करती हैं वो तो पीडीए का हिस्सा है, तो क्या जवाब देंगे आप? मैं उनको यही कहूंगी कि उनकी पार्टी को एक बार मौका नहीं मिला, 4 बार मौका मिला है। और उनकी पार्टी ने जब 4 बार सरकार चलाई है, तब जिस पीडीए की उन्हें आज याद आ रही है, उस पीडीए की उतने कितनी चिंता की है? पीडीए की अगर उन्होंने चिंता की होती तो 17-22 लगातार वो उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं पीडीए आपको तब याद आया है जब आपके हाथों से शासन सत्ता छिन गई है। तो पीडीए का जो समाज भी है, जो हमारे पिछड़ा दलित वर्ग हैं, उन तक भी हमारे सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उन्होंने भी अपने जीवन में एक अंतर महसूस किया है और इसीलिए 17 के बाद 22 और 22 के बाद 27 में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। ये बताइए कि पिछले बार के चुनाव 2022 के 46% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया था। अगर ये आंकड़े मैं मानूं तो अगर आप लोग परिसीमन बिल पारित कराने में कामयाब होते, इम्प्लीमेंट हो जाता महिला आरक्षण बिल, तो कुछ और बेहतर नतीजे 46% से पार जाता उत्तर प्रदेश के चुनावों का नतीजा। देखिए, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, अपने हक अधिकार को समझती हैं और जो बीते 12 वर्ष रहे हमारी सरकार के, आप देखिए, अगर केवल आप महिला केंद्रित योजनाओं को ही देख लीजिए, आज महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कितना काम किया गया है। जब हम कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट, तो विमेन लेड डेवलपमेंट ऐसा, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सबसे पहले जो उनकी बुनियादी फंडामेंटल ज़रूरतें हैं उसे आप पूरा करिए। इसलिए देखिए, आप देश के अंदर करोड़ों टॉयलेट्स बन गए, करोड़ों घर महिलाओं के नाम पे हैं, बैंक के खाते खुल गए, उनके आयुष्मान कार्ड बन गए, 3 करोड़ से ज़्यादा हमारे यहाँ महिला किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। हमारे यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं, अब मैंने जो अपने उसका एग्जाम्पल दिया आपको, हमारे अपने ये जो पीएमएसएमए का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का, 7.5 करोड़ महिलाओं की एएनसी जांच इसके तहत हो गई। तो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं से आप आते हैं उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, और उसके लिए ग्रास रूट पे कितना काम किया। ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज ये ड्रोन दीदी बन रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं, ये एक इनकम अर्जित कर रही हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इनको सोलर एंटरप्रेन्योर्स बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया में इनको मौके दिए जा रहे हैं। उसके बाद आती है इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसका हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत प्रयास किया। और मैं ये मानती हूँ कि अभी वो लागू भले ही ना हो पाया हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो मौका है। जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि ज्यादा महिलाएं हमको सदन में दिखें, तो सबके पास मौका है, ज्यादा से ज्यादा टिकट दीजिए, चुनाव आपके सामने है। और महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जब इन 3 चरणों से हम गुजरते हैं, तो ये जो विमेन लेड डेवलपमेंट की हमारी अवधारणा है वो पूरी होती है। और मैं आपको यही कहूंगी कि जितना आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। जिस तरीके से आज उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, वो दिखा रही हैं अपने माइंडसेट को कि हमारे वोट की ताकत क्या है। तो महिलाएं बहुत एस्पिरेशनल हो चुकी हैं और जितना महत्व पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को देंगे, आप उसको देखेंगे कि देश की डेमोक्रेसी में, देश के लोकतंत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में महिलाएं बहुत बड़ा परिवर्तन। कोशिश रहेगी मानसून सत्र में एक बार फिर इसे लाने की और किसी तरह से इसको मानसून सत्र में क्या होगा ये आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको तैयारी हो रही है। महिलाओं के लिए एक नया भारत
तैयार हो रहा है और महिलाओं की आने वाले समय में लोकतंत्र में बहुत बड़ी भागीदारी होने जा रही है और भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की जो भूमिका होने जा रही है वो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। दो छोटे छोटे सवाल हैं, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, मुझे बार बार बोला जा रहा है रैप अप करने के लिए। कास्ट सेंसस को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी, लेकिन सरकार ने फैसला किया, उसे इंप्लीमेंट वो करवा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज हैं जो अब चाह रहे हैं कि उनकी जो कैटेगरी है, जैसे कि निषाद समाज है यूपी का, वो चाहता है कि उनकी कैटेगरी बदले, अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। तो इस तरह की जो डिमांड्स हैं, इस पर रीलुक किया जाएगा? देखिए, ऐसी बहुत सारी मांग जो है वो समय समय पर उठती रहती हैं। सेंट्रल लिस्ट अलग मेंटेन होती है, स्टेट लिस्ट अलग मेंटेन होती है और किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का जो भी स्टेटस है वो अगर बदलना है तो उसका प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से ही केंद्र सरकार के पास आता है। ये इसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। तो ऐसी बहुत सारी मांगों का समय समय पर विश्लेषण किया जाता है आवश्यकता अनुरूप। लेकिन कास्ट सेंसस की जो एक्सरसाइज है वो पूरे देश के अंदर जो भी जाति वर्ग समुदाय के लोग मौजूद हैं उनकी जो स्पष्ट संख्या है उसको देश के सामने प्रस्तुत करेगा। एक बहुत बड़ा काम सामाजिक बदलाव का होने जा रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर अभी भी ऐसी बहुत सारी जाति समुदाय हैं जिन्हें पहचान का संकट है, जिन्हें लगता है कि हम विकास के साथ साथ पहचान की रेस में भी पीछे छूट गए हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी उजागर होगी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या हैं वो भी स्पष्ट आएंगी और सरकारों को एक अवसर मिलेगा कि वो उनके सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास कर सकें। एक आखिरी सवाल पंचायत चुनावों से जुड़ा हुआ, उसमें देरी हो रही है। अब कहा ऐसा जा रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, आपके राजनीतिक विरोधी ऐसे कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए इसे टाला जा रहा है। ये देखिए, फायदा तो कोई हमारे विपक्ष के साथियों को भी होने वाला था नहीं कि तो गांव-गांव में एनडीए की बयार बह रही है और सही बात तो ये है कि उसमें डिले जरूर हुआ है, लेकिन पंचायत चुनाव हो भी जाते हैं तो आप देखिएगा जो हमारे गांव-गांव में कार्यकर्ता ज्यादा चार्ज अप रहता है ना, अगर विधानसभा से पहले हो जाए तो रहता है। ये बिल्कुल सच बात है और काडर चार्ज अप होने के साथ साथ गांव-गांव में लोगों का रुख भी पता चलता है। लेकिन गांव-गांव में हम दिन रात लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और हमें पता है कि लोगों का मन तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का है। तो भले ही विपक्ष को कोई गलतफहमी हो, लेकिन 27 के लिए नतीजे पहले से तय है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन, कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए, टाइम अप हो गया है, लेकिन एक छोटा सा रैपिड फायर, बहुत कम मौका मिलेगा मुझे आपके साथ ही रैपिड फायर खेलने के लिए, आइदर और करूंगी। एनडीए या पीडीए, यूपीए का बड़ा नैरेटिव? रैपिड फायर छोड़ देते एक ऑप्शन आप बता दीजिए या दोनों? नहीं, आप फिर से दोहराइए। यूपी का बड़ा नैरेटिव क्या है, एनडीए या पीडीए? यूपी का नैरेटिव एनडीए है, क्योंकि एनडीए में ही पीडीए समाहित है। एनडीए के लिए बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव या कांग्रेस? एनडीए का कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। आप देखिएगा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा ये एक तरफा चुनाव है। मैंने कहा ना, सारा हो हल्ला आपके चैनल पे हो रहा होगा, जमीन पर कोई हो हल्ला नहीं होगा। जितना हो हल्ला होगा एनडीए के पक्ष में होगा। 2027 का चुनावी फैक्टर, विकास या जाति? विकास और जाति दोनों को साथ लेके हमारा एनडीए चल रहा है। आप जातियों की अनदेखी नहीं कर सकते। हर जाति तक एनडीए का विकास पहुंचा है और हर जाति के साथ जो उसका अधिकार है उसे सुनिश्चित करने का काम ये एनडीए की प्रतिबद्धता है। यूपी का गेम चेंजर, महिलाएं या पिछड़ा वंचित वर्ग? पिछड़ा, वंचित और महिलाएं सभी हैं वोटर, सबका अपना अपना महत्व है और हमारी सरकार ने चाहे महिला हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम किया। एक आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी क्या इस वक्त, आरक्षण या अवसर? महिलाओं को सही मायने में तो आरक्षण के माध्यम से ही अवसर मिलना है, क्योंकि ऐसे तो उन्हें कोई आगे आने देगा नहीं और इसीलिए हम कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल हमको लागू करना है। महिलाओं को मौका दीजिए, उनको राज्यों में आने दीजिए, राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक महिलाएं आएंगी, लोकतंत्र की तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, आप खेलना नहीं चाहती थी, वेल प्लेड। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तैयारियों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।